नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शाम के बजने वाले हैं 5 और ये ताज़ा तरीन अपडेटेड बुलेटिन लेकर आपके लिए हम हैं हाजिर सादा उन खबरों के साथ जो आपके काम की और आपके फायदे दोनों की। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। एनसीपी में बड़ी फूट के बाद अजीत और शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। अजीत पवार गुट के पास 30 तो शरद के पास फिलहाल 15 विधायक पहुंचने की मीडिया रिपोर्ट्स। वीकली एक्सपायरी से पहले आज बाजार फ्लैट हुआ बंद। 5 दिन की तेजी के बाद सेंसेक्स हल्की गिरावट पर बंद, लेकिन मिड कैप और एफएमसीजी इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग रही आज। अब आपका डेटा होगा ज्यादा सुरक्षित, बगैर पूछे कंपनियां नहीं ले सकेंगी आपका डेटा। कैबिनेट ने आज डेटा प्रोटेक्शन बिल को दी मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स पर कसेगा शिकंजा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा, इन्फ्लुएंसर्स को बतानी होगी अपनी योग्यता और पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक शुरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदस्यों का मंथन। यूसीसी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। और ऑटो सेक्टर में आज बड़े लॉन्च का दिन। मारुति ने पेश की अपनी सबसे महंगी कार इन्विक्टो, तो बजाज ट्रायम्फ ने उतारी अपनी बाइक स्पीड 400। अब भारत फिर बना साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन। रोमांचक मुकाबले में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। प्रधानमंत्री ने दी टीम को जीत की बधाई। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात महाराष्ट्र में, जहां पर एनसीपी में बड़ी फूट के बाद आज दोनों गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार गुट ने भुजबल नॉलेज सिटी में एमईटी सेंटर में बैठक की, जबकि शरद पवार गुट ने यशवंतराव चव्हाण सेंटर में बैठक की। अजीत पवार गुट ने अपने साथ 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। हालांकि बताया जा रहा है कि अजीत गुट की बैठक में 30 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। वहीं शरद पवार गुट की बैठक में 13 विधायक और 4 सांसदों के पहुंचने की खबर है। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं, ऐसे में 10 विधायक अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं और अजीत पवार का दावा है कि वो उनके संपर्क में है, लेकिन आज की इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। बैठक में अजीत पवार ने शरद पवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शरद पवार के लिए पूरा सम्मान है। शरद पवार अब 83 साल के हो गए हैं, अब आप आशीर्वाद दें। अजीत पवार ने यह भी कहा कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। आयएस आयपीएस असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं, चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। पर अजीत पवार साफ साफ कह रहे हैं कि शरद पवार साहब को रिटायर हो जाना चाहिए। वो 83 साल के उम्र, वो उदाहरण गिना रहे हैं कि सरकारी नौकरी में और अलग अलग नौकरियों में लोग 58 से लेकर 60-62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब आपके रिटायर होने का वक्त आ गया, आशीर्वाद दीजिए और अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। तो एक तरह से सीधा हमला माना जाए इसे। अजीत पवार ने बिल्कुल 2 टूक अब जो है वो शरद पवार के लिए शब्द कहे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका सम्मान है। आज शहर भर में जो पोस्टर भी लगे हुए हैं इन बैठकों के बीच, उसमें अजीत पवार के साथ साथ शरद पवार की भी फोटोग्राफ लगी हुई है। और कल परसों में जो बयानबाजी हुई है उसमें आपने सुना कि उन्होंने कहा कि शरद पवार तो अब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर सीधा हमला। पर इसी सियासी हलचल पर शरद पवार का क्या कहना है, हम वो भी सुनते हैं। पक्षाच्या ऑफिसमध्ये काहीतरी गडबड केली गेली, काही लोकांनी चालला घेतलं। ऑफिस कोणाचं? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं। तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहात का? तुम्ही सांगता आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम्हीच सांगितलं
आता हे कसं म्हणता येईल, उद्या कुणी उठलं आणि मी काँग्रेस पक्ष सांगायला गेलं, मी शिवसेना आहे सांगायला गेलं, मी भाजप आहे सांगायला गेलं, याला काही अर्थ आहे? आणि त्यामुळे अशा प्रकारचं मत सांगून भूमिका मांडून ताबा घेणं ही गोष्ट लोकशाहीमध्ये योग्य आहे, पण ती झाली. माझं उदाहरण सांगतो. चलिए, तो ये सियासी हलचल अभी भी जारी है. ताज़ा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ है हमारी सहयोगी शांतिया, उनके पास चलते हैं. तो शांतिया, क्या अपडेट है? क्या अब तक ये शक्ति प्रदर्शन जारी है? अब भी दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ मौजूद है, और क्या कोई नंबर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उसके दावे में कोई अपडेट किसी की तरफ से? जी शांतिया, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी माफ कीजिएगा, आपका सवाल नहीं सुन पाई, लेकिन अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है उसके बारे में अगर बात जी मैं सवाल दोहरा देता हूं कि यही आपसे अपडेट लेना चाह रहा था कि क्या दोनों नेताओं का शक्ति प्रदर्शन अब तक जारी है, या फिर जो मुख्य लीडर हैं अजीत पवार, शरद पवार, वो निकल चुके हैं, और कोई अपडेट जो नंबर्स का दावा किया जा रहा था उसमें? देखिए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है कि कौन है वो विधायक जो कि दोनों धड़ों को, दोनों खेमों को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन किसके साथ है, यही यक्ष प्रश्न है. अजीत पवार शुरुआत से कह रहे हैं कि उनके पास 40 एमएलए का सपोर्ट है. अब देखिए, क्योंकि पिछले ही साल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही कुछ घटित हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि समानताएं और असमानताएं दोनों की तुलना की जाएगी. एक असमानता ये है कि जब पिछली बार एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ करके अलग हो गए थे, अपने साथ एमएलए को लेकर के गए थे, उन्होंने एक लिस्ट पब्लिक की थी. उसके बाद एमएलए के जो कि उनके साथ थे, उनके वीडियो पे वीडियो, तस्वीरों पे तस्वीरें, बयान पे बयान आए जा रहे थे, जो कि बार बार ये कह रहे थे कि हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं. आज की तारीख में अजीत पवार के पास कुछ एक लोग हैं जो ये बातें आकर सामने कह रहे हैं, लेकिन अभी भी उन सभी नामों की फहरिस्त, जो जो लोग अजीत पवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उन तमाम नामों की फहरिस्त आना बाकी है. संख्या सबने अपनी अपनी दे रखी है. शुरुआत में अजीत पवार ने कहा था कि सारे ही एमएलए, सारे ही एमपी, सारे ही एमएलसी, सभी पार्टी लीडर्स जो हैं जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं. उसके बाद वो आंकड़ा थोड़ा कम हुआ. उन्होंने उसके बाद कहा कि 40 लोग हैं हमारे पास. उसके बाद वो आंकड़ा फिर से बढ़ के 43 हुआ. अभी आज की तारीख में आधिकारिक तौर पर वो लिस्ट फिलहाल पब्लिक के सामने आना बाकी है. अजीत पवार के खेमे के लोगों का कहना है कि उन्होंने स्पीकर को ये लिस्ट दे दी है जिसमें उन्होंने 40 नाम लिखे हैं. यहाँ पे शरद पवार जो हैं ये जरूर समझ गए हैं अब तक की जो घटनाएं हुई हैं कि कई सारे एमएलए उनके पास नहीं है, तो एमएलए से ज्यादा उनका जो जोर है वो कार्यकर्ताओं पे है. वो ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, मैं 83 साल की उम्र में भी अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा, अपना जो पूरा मसला है, ये पूरा मामला जनता के दरबार में लेकर के जाऊंगा. दोनों की बयानों की आज बात कर लेते हैं. अजीत पवार ने आज पहली बार बड़े तीखे तेवर उनके दिखाई दिए, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने इस बार, मतलब तीसरी बार हो गया वैसे 2019 के बाद, लेकिन इस साल में पहली बार जो उन्होंने फिर से डिप्टी सीएम की जो शपथ ली थी रविवार को, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने सभी का आशीर्वाद लिया है जी, सभी हमारे साथ हैं, एनसीपी पूरी हमारे साथ है. लेकिन आज उन्होंने सीधा सीधा धावा शरद पवार पे बोला. उन्होंने कहा कि 83 साल की उम्र में भी आप रिटायर होने को तैयार नहीं है. ये किस तरह की जिद है? क्यों आप नए लोगों को मौका नहीं दे रहे? क्यों आप जो है वो मुझे, यानी कि अजीत पवार को आगे नहीं आपने बढ़ने दिया? क्यों आपने शुरुआत में ही कांग्रेस से हाथ मिलाया? आपने उस दशक में अगर कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया होता तो 2023 तक भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एनसीपी का ही होता. अजीत पवार ने अपने मंसूबों को बिल्कुल भी छुपाया नहीं, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए, यानी कि अजीत पवार को बनना चाहिए, ताकि वो जनता की भलाई के और भी काम करते रहें. अब देखिए, शरद पवार का बयान दूसरी तरफ जो था वो थोड़ा सा इससे नर्म उनका रुख था. उनका फिर से वही कहना था कि हम जनता के बीच जाएंगे. ये बड़ी ही ऐतिहासिक एक घटना हुई है एनसीपी के साथ. उन्होंने ये कहा कि वो देश के नेता हैं, लोगों के नेता हैं. पहली बार उनके साथ. तो जी शांति, हम आपसे और अपडेट इस घटना पे लेंगे. ये एनालिसिस आपने हमें बताया कि किस तरीके से दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, उनके क्या संकेत है, उनके क्या मायने हैं. इसी बात को आज हम आगे बढ़ाएंगे शाम 7:57 पर कि एनसीपी पर अब आखिर किसका कब्जा है.
तो ये आज के आवाज अड्डा में बड़ी बहस होगी और अब भतीजे का क्या टाइम आ गया है, यही आज का मुख्य विषय होगा आवाज अड्डा में ये बहस के दौरान। तो जरूर जुड़िएगा 7:57 पर आज हमारे साथ। और अब बात करते हैं बाजार की। आज सेंसेक्स में हल्की गिरावट के साथ वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 65,446 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 10 अंक चढ़कर 19,399 पर पहुंचा। ज्यादा तेजी हमने देखी आज ऑटो, पीएसयू और फार्मा शेयरों में, जबकि एफएमसीजी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा है। हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल्स में एफआईआईज का निवेश बढ़ेगा। सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इंडेक्स में ज्यादा वेटेज होने का फायदा बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स को मिलेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने आना है तो फाइनेंशियल का वेट है 30%। अब वो चाहे इंडेक्स आए कोई आए, उसको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी बिकॉज इनका वेट ही इतना बड़ा है। सो अभी लास्ट 2 इयर्स में अगर आप कहें कि 35 बिलियन की सेलिंग हुई है, सो बाय डेफिनेशन उसमें 10 बिलियन की तो फाइनेंशियल में सेलिंग हुई होगी। 30% वेट जो भी ले लो, और उसमें सबसे ज़्यादा HDFC बैंक वगैरह की सेलिंग हुई, तभी वो FI लिमिट के भी इतना नीचे आ गया। सो इफ़ यू बिलीव लाइक आई वी बिलीव कि फॉरेनर को आना ही आना है, वो आगे लेगा क्या? अब टेक में उसको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर नाउ एंड, और फिर आप बोलोगे कि HDFC बैंक जी 2 साल से चला नहीं है लेकिन बातें अच्छी कर रहा है एंड रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो नेचुरली आएंगे। वेदर अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, वेयर एल्स विल दे इन्वेस्ट? बिकॉज एक और बात है, फाइनेंशियल में स्टॉक भी अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड होते हैं। जिस तरीके की तेजी हुई है, इन लेवल पर डर लग रहा है या अभी कोई डर नहीं लग रहा? चाइना से दुखी है वन रीजन, इंडिया में अच्छी चीजें चल रही है फंडामेंटली। बैंकों में अभी भी रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट है रिलेटिवली। अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने आना है तो फाइनेंशियल का वेट है 30%। अब वो चाहे इंडेक्स आए कोई आए, उसको ये सब चीजें लेनी पड़ेंगी। कम से कम 6 ब्रोकर, JP मॉर्गन, HSBC, जेफरी, पता नहीं कौन कौन, JM, सब ने डाउनग्रेड किए हैं अर्निंग्स। तो जरूर जुड़िएगा, जरूर देखिएगा ये समीर अरोड़ा के साथ पूरी बातचीत आज 7:27 पर। अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे, खासतौर पे ऑटो सेक्टर में। आज मारुति सुजुकी ने अपनी पहली प्रीमियम MPV इन्विक्टो को भारत में लॉन्च कर दिया। इन्विक्टो मारुति की अब तक की सबसे महंगी कार होगी। इन्विक्टो की शुरुआती कीमत करीब 25 लाख रुपए है। टॉप वेरिएंट इसका 28 लाख से ऊपर आएगा। इन्विक्टो में पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगी, कैप्टन सीट, हाइब्रिड इंजन, ये तमाम चीज़ें। और कंपनी ने इसकी बुकिंग 19 जून से ऑलरेडी शुरू कर दी थी और अब तक इसकी 6000 से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। इधर बजाज ऑटो, ट्रैम्प ने मिलकर आज स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X बाइक्स को भारत में लॉन्च कर दिया। मेड इन इंडिया बाइक्स का इंतजार सभी को था। स्पीड 400 की कीमत है 2,33,000 रुपये पहले 10,000 खरीदारों को, लेकिन इसके लिए स्पेशल प्राइस मिलेगा 2,23,000 रुपये का। वहीं स्क्रैम्बलर 400X की कीमत से फिलहाल पर्दा नहीं उठाया गया है। ट्रैम्प ने ऑफिशियल वेबसाइट पर दोनों बाइक्स की बुकिंग शुरू कर दी है। दोनों बाइक्स को एक डेडिकेटेड चेसी और सस्पेंशन सेटअप के साथ तैयार किया गया है। दोनों बाइक 400 सीसी का इंजन लेकर आ रही हैं। इसके अलावा ऑल LED लाइटिंग, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स से ये दोनों बाइक लेस हैं। तो 2 लाख के ऊपर की बाइक्स में अब बायर के पास 2 से ज्यादा या इनफैक्ट 3 शानदार चॉइसेस हो गए हैं, बुलेट, हार्ले और ट्रायम्फ। इनमें से कौन किस पर भारी है? आज का कंज्यूमर अड्डा में हम इसी महा मुकाबले में उतरेंगे। शान की सवारी, मुकाबला भारी। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि ये जो प्रीमियम बाइक्स का सेगमेंट है, क्रूजर बाइक्स का, अब ये खुल गया है और इसमें एक से बढ़कर एक प्लेयर्स आ गए हैं। आप किसके साथ जाएंगे यही हम बताएंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त देश का रियल एस्टेट मार्केट काफी बूम पर है और इसीलिए हम भी सम्मान कर रहे हैं उन डेवलपर्स का, उन प्लेयर्स का जिन्होंने रियल एस्टेट में अच्छा काम किया है। रियल एस्टेट अवार्ड 2023 ये 14th एडिशन है, प्रेजेंटेड बाय आवाज एंड CNBC
आवाज़ नारार काबिल, और 7 जुलाई को इसके नॉमिनेशंस बंद हो रहे हैं। तो ये डेट आप याद रख लीजिए, और ये हमारा वेबसाइट एड्रेस आप www.realestateawards.co.in देखिए, बहुत कम समय बचा है, आपको अपने नॉमिनेशंस आज ही वेलकम बैक। और अब कुछ और खबरें। सब्जियों के दाम अब अनकंट्रोल होते दिख रहे हैं। टमाटर के बढ़ते हुए दाम कई दिनों से खबरों पर थे, पर अब और भी सब्जियां इस लिस्ट में जुड़ गई हैं। रोजाना वाली सब्जियां भी अब महंगी हो गई हैं और आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सब्जी खाई जाए। खैर, टमाटर के दाम 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं, तो हरी मिर्च और अदरक के दामों में भी दोगुनी तक बढ़त हो गई है। अदरक, हरी मिर्च की कीमत अब 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। यही हाल बाकी की सब्जियों का भी है। धनिया 350 रुपये प्रति किलो है, लहसुन 250 रुपये प्रति किलो बिक रही है, तो शिमला मिर्च, गाजर, इनके भाव भी 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच चुके हैं। चलिए, तो सब्जियों के भाव आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और कब तक इनमें राहत मिल सकती है? एपीएमसी नवी मुंबई सब्जी मार्केट वाशी के रामदास पवले हमारे साथ है। रामदास जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताएं सबसे पहले कि इतनी आग आखिर क्यों लगी हुई है? टमाटर का भाव तो नीचे गया नहीं था, और बाकी सब्जियों के भी भाव, या बाकी धनिया, मिर्ची, अदरक, ये सब 300 रुपये, 250 रुपये, ऐसा कैसे? नहीं, अभी ये टमाटर बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता। मतलब कि खेत वाला सब टमाटर रास्ते पे फेंक रहा था, वो टाइम पे सबने टमाटर फेंक दिया है, और बाद में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसके लिए बाजार ज्यादा है। नहीं तो रामदास साहब, इतना कितना प्रोडक्शन कम हो रहा है कि ये भाव तो हमने कभी सुने नहीं कि 350 की मिर्ची, धनिया, अदरक, टमाटर। तो क्या इस समय प्रोडक्शन कम है, भारी बारिश हो गई है, उसका इम्पैक्ट है, क्या कारण क्या है? आपको थोड़ा गलत है। इतना बाहर महंगा बेच रहे हैं, मार्केट में इतना बाजार नहीं है। मार्केट का आज का बाजार है इसका अपना अदरक का 130 से लेके 170 तक है। नहीं, चलिए 170 भी पकड़ू तो ये कोई सस्ता भाव तो नहीं है, ऊपर तो बिक रहा है। मैं कारण जानना चाह रहा हूँ। नहीं, कारण ये जानता है, अभी गर्मी का सीजन खत्म हो गया, बारिश भी कम से कम 15-20 दिन लेट हो गया। ये महीने में, जून महीने में हर साल सब्जी महंगी है। रामदास साहब, हर साल होता है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाता था। इस बार ये जो क्रॉस किया है ना 150, 100, अच्छा ये मुझे बताइए, ये भी मान लिया कि ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी टमाटर का भाव नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बराबर है। टमाटर का बाजार अभी 15-20 दिन के अंदर कम हो जाएगा। टमाटर अभी प्रोडक्शन हो रहा है और ज्यादा हो जाएगा 15-20 दिन के अंदर। आप कह रहे हो 15 से 20 दिन में टमाटर का भाव गिर जाएगा, कहां तक आ जाएगा? कम हो जाएगा, आएगा 30-40 रुपए तक आएगा। अच्छा, और ये जो बाकी सब्जियां, मिर्ची, धनिया, गाजर, तमाम दूसरी चीजें हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, वो भी सब 1 महीना में सब लेवल पे आ जाएगा बाजार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रामदास जी। तो रामदास जी का तो कहना है कि अब ये बारिश और तमाम चीज़ों से मिलके भाव बढ़े हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब टमाटर सड़क पर फेंके गए, लेकिन अभी तो 160 रुपये किलो हैं। वो कह रहे हैं महीना भर लगेगा, 15-20 दिन से महीने भर का वक्त, और ये जो भाव हम देख रहे हैं सब्जियों के, इनमें राहत आ सकती है। टमाटर के लिए तो बोले कि 30 से 40 जो उसका एक्चुअल भाव होता है वहां पर वापस आता हुआ दिखाई देगा। बारिश के सीजन में बात सही है कि हर साल सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन ये भाव जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, इतने भाव आमतौर पे ये सब्जियां नहीं छूती हैं। लेकिन चलिए, अगर 1-आध महीने के अंदर आ जाता है तो तब तक तो काम चलाया जा सकता है। तो आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है, और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ताजा अपडेट लगातार ले सकते हैं। नमस्कार।